हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूकंप, अर्थक्वेक। तो आज हम लोग अर्थक्वेक से रिलेटेड जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ सकते हैं हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके सारे ही एस्पेक्ट्स पे बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि भूकंप से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा होगा आप लोगों का कि सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है। और ये हमारा पृथ्वी के भीतर का जो है वो भाग है। आप लोगों को मैंने बताया था कि पृथ्वी के भीतर भाग में बहुत से क्या है, मैग्मा का जो है वो ट्रांसफ़र ऐसे ऐसे होता रहता है। मतलब जो मैग्मा है वो बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी का भीतरी भाग है उसमें हमेशा एक ना एक गति होती है, संचलन होते रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से जब गति होने लगेगी किसी भी स्थान पर, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, ऊर्जा रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस ऊर्जा के विमुक्त होने के कारण क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा जो है वो क्रस्ट के निचले भाग से, ये आपका क्रस्ट वाला भाग है ना, ये आपका क्रस्ट है, तो क्रस्ट के निचले भाग से टकराई, फिर ये टकराई, तो ये एनर्जी जितने बार क्या होगी, टकराएगी क्रस्ट से, उतने बार कैसे होगा, वहाँ पर कंपन उत्पन्न होगा। ये कंपन वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि भूकंप के लिए सबसे मेन जो अगर वर्ड बोला जाए तो वो कंपन है। तो इस तरीके से जब ये कंपन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप वो कंपन क्या हो जाता है, एक एरिया में फैलता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि भूकंप क्या होता है। वास्तव में पृथ्वी के आंतरिक भाग में अथवा जो चट्टान है उस पर एक गुरुत्व समस्थिति का एक क्षण उत्पन्न होता है। उसी के परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है, भूकंपों की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग एक और चीज़ देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों का भूकंप क्या है, उत्पन्न हो रहा है। एक मिनट देखिए, ये आप लोगों का भूकंप का उत्पन्न वाला एरिया है। सबसे पहले भूकंप यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, तो इस एरिया को आप लोग क्या बोलेंगे, फोकस। याद रखिएगा कि जहाँ पर भूकंप जो है वो उत्पन्न होता है उसे फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे आप लोग वन डे एग्जाम की ओर जाएं या फिर आप लोग जो है वो पीसीएस यूपीएससी के लेवल पर जाएं। ये एपिसेंटर और ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब क्या है, भूकंप जब उत्पन्न हुआ तो ये थोड़े दूर पर जाके क्या होगा, फील होगा। जहाँ पर है वहाँ से ज़्यादा ये दूर पर जाके फील होगा। तो जहाँ पर ये सबसे पहले जो है वो फील होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र। हिंदी में हम कहते हैं उसको अभिकेंद्र, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एपिसेंटर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एपिसेंटर और अभिकेंद्र। अब इतना समझ में आया। अब देखिए, जो ये एपिसेंटर है, आप वहाँ से शुरू करते हुए अगर 180 डिग्री ऑपोजिट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो इसे आप क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, एंटीपॉड्स। ये आपका कहलाता है एंटीपॉड्स। इतना आप लोगों को याद हुआ क्या, कि फोकस किसे कहते हैं, एपिसेंटर किसे कहते हैं और एंटीपॉड्स किसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सेम वही चीज़ है, कि ये जो फोकस है जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर उत्पन्न होता है भूकंप, और भूकंप उत्पन्न होने के बाद जहाँ पर सबसे पहले बोल सकते हैं, सबसे पहले जहाँ पर पहुँचता है वो एरिया जो है वो एपिसेंटर कहलाता है, अभिकेंद्र कहलाता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि फोकस से 90 डिग्री की दूरी पर क्या होता है, एपिसेंटर होता है, और एपिसेंटर से 180 डिग्री की दूरी पर क्या होता है, एंटीपॉड्स होते हैं। ये आपको छोटा सा डिफरेंस क्या करना है, याद रखना है। तो आपको इतना समझ में आया कि मैंने क्या समझाया है। मैंने आप लोगों को बताया कि भूकंप जो है वो किस वजह से उत्पन्न होता है,
अंतर्जात आकस्मिक भूसंचलन जो होता है, अंतर्जात आकस्मिक भूसंचलन का मतलब कि पृथ्वी है, उसके सरफेस एरिया के नीचे क्या है, मैग्मा की गति हो रही है, लगातार गति हो रही है। तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है ना, उस प्रोसेस की वजह से वहाँ कुछ ना कुछ ऊर्जा रिलीज होगी, और ये ऊर्जा जो है उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। और ये ऊर्जा जब बेसिकली क्रस्ट के सरफेस से टकराती है तो क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भूकंप होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको एक काल्पनिक रेखा दिखाई दे रही होगी, जहाँ हर जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9। और फिर आप लोगों को एक टाइमिंग दिखाई दे रहा होगा, 8 AM, 8 AM और 8 AM और 8 AM। ठीक है, फिर आप लोगों को कुछ एरिया दिखाई दे रहे होंगे, जिसको हम लोग A, B, C और D, ये एरिया अलग अलग है, टाइमिंग सेम है, और यहाँ पर बेसिकली जो भूकंप की तीव्रता है, जो जिस मैग्नीट्यूड से जो भूकंप आ रहा है वो भी सेम है, 3.9। अब देखिए ये जो काल्पनिक रेखा है, एक ही समय पर भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये समय तो सेम है, 8 AM 8 AM सेम है ना, लेकिन स्थान तो 4 है, A, B, C और D। तो ये चारों स्थानों पर जब एक ही टाइम पर जो भूकंप आ रहा है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसे हम अगर एक लाइन बनाकर उसको मिला दें तो इसे हम बोलते हैं होमोसीस्मल लाइन। होमोसीस्मल लाइन को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये है सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा यानी एक ही समय पर आने वाली भूकंप रेखा को जब आप मिलाते हैं तो वो आपका बन जाता है सहभूकंप रेखा। अब आप लोग यहाँ पर जो काल्पनिक लाइन है वो देख रहे होंगे, जहाँ की तीव्रता जो है वो समान है, समान मैग्नीट्यूड का भूकंप यहाँ पर आ रहा है जो है 3.9। तो अगर समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो वह क्या कहलाता है, आइसोसीस्मल लाइन, जिसे आप बोलते हैं समभूकंप रेखा। नाम से ही स्पष्ट है, समभूकंप। तो ये दो शब्दों से बना है, सम और भूकंप। देखिए सम का मतलब क्या होता है, समान, यानी भूकंप बेसिकली भूकंप की जो तीव्रता है वो समान है, और होमोसीस्मल लाइन यानी सहभूकंप, यानी जो भूकंप है वो एक समय पर आ रहा है, सहभूकंप साथ में आ रहा है, एक साथ आ रहा है, मतलब उसका जो समय है वो कैसा है, इक्वल है या समान है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर भूकंपीय तरंगे हैं जो दो प्रकार की होती है, एक होता है पिंड तरंग, दूसरा होता है सतही तरंग। एक क्या होता है पिंड तरंग, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी वेव्स, और दूसरा होता है सतही तरंग, जिसे आप कहते हैं सरफेस वेव। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी वेव होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला हो जाता है पी वेव और दूसरा हो जाता है एस वेव। और जो हमारा सरफेस वेव होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है एल वेव और दूसरा हो जाता है आर वेव। इसको हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं और पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए पी वेव क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो पी वेव होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव्स। ये जो वेव है ये सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले अभिलेखित होती है, और मतलब कि सबसे पहले अभिलेखित होने का जो मतलब है वो है कि ये सबसे पहले पहुंचती है, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है पी वेव की वो सबसे पहले होती है, सर्वप्रथम होती है। इसका जो वेग होता है ये लगभग 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और याद रखिएगा कि जो पी वेव होता है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही क्या हो जाती है, गति करती है। इस बात को याद रखिएगा कि जो प्राइमरी वेव होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही क्या करती है, गति करती है। याद रखिएगा कि जो प्राथमिक तरंगे हैं वो ध्वनि तरंगों के समान चलती है। ध्वनि तरंगों के समान यानी ध्वनि जो होता है वो ऐसे चलता है ना, सीधा चलता है, ये बिल्कुल ऐसे चलता है। ठीक है, तो अगर पी वेव की गति हो रही है तो वैसे सीधा चलेगी, जबकि आप लोगों को पता होगा कि जो एस वेव है वो बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर चलती है। यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ऊपर नीचे करके इस तरीके से चलती है, और जबकि जो प्राइमरी वेव्स होते हैं वो पैरेलली चलते हैं। ठीक है, समानांतर रूप से चलते हैं। ये दोनों का डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। पी वेव जो होता है, पी वेव को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं और एस वेव को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए
एक बात याद रखिएगा कि बेसिकली मैंने आप लोगों को ये वाला पहले भी शायद पढ़ाया है कि जो तरंगों की गति होती है उसका चट्टानों के घनत्व से बहुत ही गहरा संबंध होता है, ठीक है, डीप रिलेशन होता है। जैसे देख लीजिए कि अगर तरंगों की जो गति है वो अधिक होगी, तरंगों की गति क्या होगी, अधिक होगी, तो चट्टानों का जो घनत्व है वो क्या होगा, वो भी अधिक होगा। लेकिन अगर तरंगों की जो गति है, तरंगों की गति कम है, इसका मतलब यही है कि चट्टानों का घनत्व भी क्या है, कम है। दोनों का रिलेशन आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर कोई चट्टान है वो बहुत ही ज़्यादा ठोस है, उसका घनत्व क्या है, अधिक है, तो उस पर अगर कोई भी तरंग चलेगा तो यह होगा, उसका गति भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घनत्व क्या है, ज़्यादा है। घनत्व कम है तो चट्टानों की गति भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी, तरंगों की गति भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए एस वेव तो बिल्कुल इजी है। एस वेव वह वेव होता है जो केवल और केवल क्या होता है, सॉलिड में चलता है, यानी कि बोल सकते हैं जो बेसिकली प्राइमरी तरंग है उसके उपरांत कौन सा तरंग आता है, एस वेव आता है। यानी द्वितीयक तरंगे जो होती है ना वो सिस्मोग्राफ स्टेशन पर क्या करती हैं, प्राथमिक तरंगों के उपरांत अभिलेखित होती हैं या फिर पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति प्राथमिक तरंगों के बाद होती है, यही इसके पीछे का मेन रीजन है। देखिए भूकंप शास्त्रीय लोग ने ये चीज बोला था कि गौड़ तरंगे जो है वो प्राथमिक तरंगों से ही उत्पन्न होती हैं। साथ ही जो गौड़ तरंगे होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर भूकंप की उत्पत्ति हेतु क्या होती है, डायरेक्टली रूप से क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो एस वेव की उत्पत्ति का जो मेन रीजन है वो बताइए क्यों है मेन रीजन। जो एस वेव उत्पन्न होने का मेन रीजन है पी वेव्स, यानी कि एस वेव जो उत्पन्न होती है वो किससे होती है, पी वेव से होती है। और एस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, गौड़ तरंगे या फिर शीयर तरंगे भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसको सबसे पहले आप अपना पेन और कॉपी लीजिए और नोट कर लीजिए कि भूकंप के रूप में सबसे ज्यादा उत्तरदायी या फिर प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी तरंग कौन सी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाइए, आंसर में लिखिए एस वेव। एस वेव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है भूकंप के लिए या भूकंप की उत्पत्ति के लिए। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि जो एस वेव है वही हमारी क्या होती है, सरफेस से टकराती है। सरफेस मतलब क्रस्ट से टकराती है, मतलब प्राइमरी वेव्स जो है वो क्रस्ट से नहीं टकराती है बल्कि एस वेव क्रस्ट से टकराती है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि एस वेव ही प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है भूकंप के उत्पत्ति के लिए। ये आप लोगों को आंसर में लिखना है। मान लीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से मेंस में आ जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि समटाइम्स इस तरीके के क्वेश्चन को जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं 4 मार्क्स में भी दे देता है। देखिए जो वेलोसिटी होता है ना, जो वेग होता है वो एस वेव का क्या होता है, कम होता है पी वेव से। इस बात को याद रखिएगा, एस वेव का कम होता है पी वेव से। अब देखिए हम लोगों का जो पिंड तरंग है यानी बॉडी वेव्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं सरफेस वेव की तरफ। जो सरफेस वेव है मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, एल वेव और आर वेव। एल वेव क्या होता है बताइए, याद रखिएगा कि जो एल वेव होता है उसकी गति सबसे कम होती है। क्या होती है, उसकी गति सबसे कम होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब गति कम होती है तो आयाम ज़्यादा होता है। यानी कि इन दोनों में बेसिकली क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है कि अगर गति कम होगी तो आयाम ज़्यादा होगा और गति ज़्यादा होगी तो आयाम क्या होगा, कम होगा। बेसिकली आयाम का जो संबंध है ना, आयाम का संबंध है कि ज़्यादा दूरी तय करने से, बोल सकते हैं कि ज़्यादा दूरी तय करने से। जबकि जो आयाम अगर ज़्यादा है मतलब कि इसका मतलब ये है कि वो तरंग सबसे ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। क्या है वो तरंग, सबसे ज़्यादा विनाशकारी है। यानी कि ये जो तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी है ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करती है। यानी कि इनका जो भ्रमण पथ होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए इन्हें लंबी अवधि की तरंग भी कहते हैं। यानी कि जो हमारा एल वेव है उसे हम क्या बोलते हैं, लंबी अवधि की तरंग। तो अगर मान लीजिए आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि लंबी अवधि की तरंग किसे कहा जाता है और ऑप्शन में चारों के चारों दिए हुए हैं, पी वेव, एस वेव,
एल वेव, आर वेव। तो आप लोगों को याद होना चाहिए एल वेव। एल वेव की गति सबसे कम होती है लेकिन वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। जो हमारा एल वेव है, याद रखिएगा, वो भी बेसिकली तीनों माध्यमों में संचरण कर सकती है, ठोस में भी, तरल में भी, गैसों में भी, तीनों में, ठीक है। और ये अधिक गहराई में ये तरंगे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं। आप लोगों को एल वेव जो है वो समझ में आया। तो अब चलते हैं आर वेव की ओर। आर वेव भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, आर वेव को हम लोग जनरली बोल देते हैं प्रकाश तरंग। आपको कहीं कहीं पर इसका नाम जो है वो प्रकाश तरंग के रूप में भी मिलेगा। वास्तव में जो आर वेव है वो प्रकाश या फिर जल तरंगों के समान होती है, जिसका जो प्रभाव होता है वो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। बेसिकली ये तरंगे जो है वो अंडाकार गति का अनुसरण करती है। वास्तव में जो आर तरंगे होती है ना, वो धरातल के साथ क्या होती है, वैसे ही लुढ़कती हैं जैसे कि कोई लहर लुढ़कता है। आप लोगों ने लहर देखा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे लुढ़कते हुए जाता है ना। तो उसी प्रकार से आर वेव की भी गति होती है। यानी आप बोल सकते हैं कि आर वेव की गति किस प्रकार से होती है, ऊर्ध्वाधर प्रकार से होती है। एक और बात याद रखना है आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भूकंप से महसूस होने वाले अधिक झटकों का जो कारण है, ये बहुत ज़्यादा हमको झटका महसूस होता है ना भूकंप में, उसके पीछे का रीज़न है आर वेव। यानी कि जो आर वेव है वो भूकंप के टाइम पर अधिक झटका महसूस करने के पीछे का रीज़न है, ठीक है, जो कि अन्य तरंगों की तुलना में काफ़ी क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। देखिए, गति और आयाम को समझने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है मेरे पास, वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पी वेव्स है। पी वेव्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसे जल्दी 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 जा रही है। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका जो आयाम है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है ये एल वेव का आयाम और ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि आप लोगों ने देखा कि पी वेव की गति कैसी थी। पी वेव की गति कैसी होती है बताइए। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि पी वेव की जो गति होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी होता है पी वेव का वो लगभग 8 से लेकर 14 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। जबकि एस वेव का हमारा कितना होता है, 4 to 6 किलोमीटर्स पर सेकंड होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली गति है वो ज़्यादा किसकी है, इसकी है, क्योंकि ये जल्दी 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 चल दी। लेकिन गति यहाँ पर कम हो जाती है। गति तो कम होती है लेकिन इसका जो आयाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आयाम ज़्यादा होने का मतलब ही यही होता है कि वो तरंगे क्या हो जाती हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा विनाशकारी हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मेन कॉन्सेप्ट है गति और आयाम के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, भूकंप के कारण बस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए, भूकंप के कारण में क्या हो सकता है, तो आप लोगों को पता है कि भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति का जो मेन रीज़न है उसको हम लोग प्राकृतिक रूप से भी देख सकते हैं या फिर भौतिक या मानव जनित कारणों के रूप में भी देख सकते हैं। तीनों ही रीज़न यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में इंक्लूड होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग भौतिक कारणों के पीछे जाएं या फिर प्राकृतिक कारणों के पीछे, तो आप लोग जानते होंगे कि भूपटल का जो संकुचन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है। यानी कि आप लोगों को एक बात पता होगी कि पृथ्वी का जो संकुचन सिद्धांत है ये कहता है कि पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, संकुचित हो रही है। किस वजह से, देखिए, पृथ्वी के उत्पत्ति के समय जो पृथ्वी थी वो थोड़ी क्या थी, ऐसे, मतलब थोड़ी ऐसे बड़ी मात्रा में थी, ठीक है। फिर क्या होने लगा कि उसमें जो मैग्मा है, गर्म तप्त चट्टानी वीरानी गैसी है, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, पहले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, फिर धीरे धीरे उनका जो टेम्परेचर है वो कैसे होने लगा, कम होने लगा। तो टेम्परेचर जब धीरे धीरे कम होते जाएगा, मान लीजिए पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। जो आग है, गर्म तप्त चट्टानी आग, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जल रही है, तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा एरिया कवर करेगा। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, इसमें संकुचन होने लगेगा। संकुचन होने लगेगा तो ये क्या होने लगेगी, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी। इस प्रकार से क्या होने लगेगा, ऊर्जा जो विमुक्त होगी उसके पीछे, मतलब उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, भूकंप होगा। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, कोई चीज़ है जैसे गुब्बारा,
गुब्बारे का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। गुब्बारा को जब हम फुलाते हैं तो वो क्या होता है, बड़ा होता है, उसके अंदर गैस होती है। अब छोटा सा पिन हम लोगों ने मारा, अब उससे जैसे जैसे गैस बाहर की ओर निकलेगी वो बेसिकली क्या होने लगता है, धीरे धीरे पिचकने लगता है, संकुचित होने लगता है। तो वहाँ पर ऊर्जा रिलीज हुई, ऊर्जा रिलीज हो रही है ना, उसके अंदर का जो गैस है वो बाहर की ओर निकल रहा है। अगर वो बाहर की ओर निकल रहा है तो कुछ कंपन तो जरूर होगा उस गुब्बारे की सतह पर। वो कंपन क्या हो सकता है, अगर पृथ्वी की से रिलेट करके इसको समझे तो वो कंपन भूकंप कहलाता है। आप लोगों को इतना समझ में आया? हालांकि अब ऐसा माना जाता है, विद्वान लोगों ने ऐसा मान लिया है कि ये जो रीजन है पृथ्वी का संकुचन, अब ये भूकंप के कारणों के लिए जिम्मेदार नहीं है। रीजन इसके पीछे का ये है कि पृथ्वी का जितना संकुचन होना था, ऐसा विद्वान मानते हैं कि वो हो चुका है। फिर देखिए दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसमें ये बोला जाता है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है भूकंप के। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसको इस तरीके से समझिए कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये घूम रही है, उसका घूर्णन जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। यानी कि जहाँ सुघट्य अवस्था वाला जो दुर्बल मंडल है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुर्बल मंडल में क्या है, थोड़ा सा सुघट्य यानी कि लिक्विड फॉर्म में मैग्मा है, ठीक है, दुर्बल मंडल में। तो जो दुर्बल मंडल है एवं इसके ऊपर अवस्थित ठोस प्लेट है, बेसिकली उन दोनों के मध्य क्या होता है, उन दोनों के मध्य घर्षण उत्पन्न होता है। किस वजह से उत्पन्न होता है, क्योंकि ये वाला जो लिक्विड है ये भी चल रहा है और पृथ्वी का जो बेसिकली घूर्णन हो रहा है, इस वजह से इसका ऊपर वाला एरिया भी क्या हो रहा है, उसमें भी गति हो रहा है, और इसमें भी गति हो रहा है, इसमें भी गति हो रहा है। अब दोनों गति कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कुछ तो घर्षण होगा ना। तो ये जो घर्षण है इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होगी। इसको इस ड्राइंग से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये आप लोगों का सॉलिड एरिया है, आप लोगों का ये क्रस्ट है मान लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों का क्रस्ट है और ये आप लोगों का दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल में मैग्मा है जो कि उसकी जो गति है वो बेसिकली कंटिन्यूअसली हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य क्या हुआ, घर्षण उत्पन्न हुआ। घर्षण उत्पन्न होने की वजह से क्या हुआ, कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। आप लोगों को अगर ये समझना है कि घर्षण से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है तो आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अगर आप एक दूसरे पर रगड़े तो आप लोगों को कुछ टाइम के बाद हथेली जो है वो एकदम गर्म जो है वो महसूस होगी। तो ये भी क्या है, हम लोगों ने घर्षण उत्पन्न किया अपने हाथों के जरिए, तो हाथ गर्म हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा रिलीज हुई। तो यही ऊर्जा जब कंपन के फॉर्म में आती है तो क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। समझ में आया? अब हम लोग तीसरे रीजन की ओर चलते हैं जो कि है आभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि। देखिए आभ्यंतरिक मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गैसों की मात्रा में जब वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होगी, और ऊर्जा रिलीज होगी यानी कि फिर से वो क्या होगी, भूपर पट्टी के निचले भाग से टकराएगी। ये ऊर्जा जो निकली गैसों से वो टकराई क्रस्ट से, ठीक है। अब क्रस्ट से टकराई तो कुछ ना कुछ ऊर्जा रिलीज हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, भूकंप की उत्पत्ति हुई। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो रीजन है बेसिकली भूकंप संतुलन से संबंधित समायोजन, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पृथ्वी का सतह है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न उच्चावचों वाले स्थलाकृतियां हैं, जैसे कि ये आपका पर्वत हो गया, ये पठार हो गया और ये आपका मैदान हो गया। तो ये सारी चीजें अवस्थित हैं, ठीक है। अब इनके मध्य में घनत्व, ऊंचाई इत्यादि में तो कुछ ना कुछ अंतर होगा ही। तो ये अंतर के बावजूद प्राथमिक नियमों के, मतलब जो आपका प्राकृतिक नियम है उसके अनुसार अगर देखें तो जो समस्थितिकी समायोजन अवस्था है वो तीनों में ही क्या है, विद्यमान है। यानी कि जब प्रकृति अथवा मानव जन्य कारणों के परिणाम स्वरूप इनके मध्य समायोजन में कुछ असंतुलन उत्पन्न होगा तो प्रकृति के द्वारा समायोजन का प्रयास किया जाएगा। अब उस क्रम में कुछ ना कुछ क्या होगा, ऊर्जा रिलीज होगा। तो ऊर्जा रिलीज होने की वजह से कंपन होगा, कंपन होने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ऊंचाई में अंतर, घनत्व में अंतर के बावजूद भी ये स्थिर है। तो इसके पीछे आप ये समझ सकते हैं कि क्यों स्थिर है, मतलब यहाँ कोई ना कोई प्राकृतिक नियम लग रहा है जो इन तीनों को क्या कर रहा है, संतुलित अवस्था में ला रहा है।
तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा जो है वो रिलीज़ होगी और यही ऊर्जा भूकंप के उत्पन्न के लिए ज़िम्मेदार कारक होगी। देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका पर्वत है, ठीक है? ये आपका माउंटेन है। माउंटेन का जब अनाच्छादन होगा तो इसके कण धीरे-धीरे टूट कर क्या होंगे? बहने लगेंगे और फिर ये इन्हीं कणों का क्या होने लगेगा? अवसादीकरण होगा। तो ये एक प्रकार की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, वो निरंतर चलते रहती है, ठीक है? अब आप लोगों को पता है कि दाब कम होगा तो घनत्व कम होगा, ठीक है? और ये स्थानांतरण जो है, ये स्थानांतरण, इन कणों का स्थानांतरण, उसके परिणाम स्वरूप भी तो ऊर्जा विमुक्त होगी। यानी कि जब पर्वत है, पर्वत जब टूटते हैं, उनका अनच्छादन होता है और अनच्छादन होने के पश्चात कुछ स्थानांतरण भी होता है, जिसे आप अपरदन के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये जब क्रिया होगी तो यहाँ पे भी ऊर्जा रिलीज़ होगी। तो इस वजह से क्या होता है? भूकंप आता है, ठीक है? फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? वलन एवं भ्रंशन, यानी कि वलन एवं भ्रंशन के द्वारा क्रमशः संपीड़नात्मक और तनावमूलक बल के परिणाम स्वरूप ऊर्जा विमुक्तिकरण के कारण भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। वलन और भ्रंशन क्या होता है, आप लोग जानते हैं? देखिए, इस बात को ऐसे समझिए, जब कन्वर्जेंट होता है, मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, इन दोनों का क्या हुआ? कन्वर्जेंट हुआ, दोनों एक दूसरे के पास आई तो ये क्या हो गई? ऐसे करके ऊंची हो गई, ठीक है? लेकिन भ्रंशन हुआ कि मान लीजिए दो प्लेटें हैं, वो एक दूसरे से दूर चली गई है, तो यहाँ पर एक बेसिकली घाटी का निर्माण हो जा रहा है या फिर ब्लॉक, उस मतलब एक स्पेस का निर्माण हो जा रहा है इन दोनों के बीचों बीच। तो ये आप लोगों का भ्रंशन है। इन दोनों के मध्य तनाव लगा, तनाव होने की वजह से ये दोनों दूर हट गए। लेकिन संपीड़नात्मक बल का मतलब हुआ कि एक दूसरे के ये लोग पास आ गए, ठीक है? इन लोगों का कन्वर्जेंट हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, जिसको बोल सकते हैं, कंप्रेस हुए हैं दोनों। कंप्रेस हुए हैं मतलब दो पिंड आपस में आकर मिल गए हैं और बिल्कुल इतना ज़्यादा बल हो गया है कि ये या तो टूट सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, ये निर्माण करते हैं। इसी वजह से आप जनरली सुने होंगे कि संपीड़नात्मक बल जो होता है वो क्या हो जाता है? कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, जबकि तनाव मूलक बल जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, तोड़ देता है। तो इन दोनों ही प्रोसेस में आप लोगों ने देखा कि कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, कुछ ना कुछ मात्रा में, ठीक है? तो अब ये एनर्जी जो है वो कंपन के रूप में होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जिससे भूकंप का निर्माण हो रहा है या भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है? फिर एक रीज़न भूकंप के पीछे के जो कारण है उसमें प्लेट विवर्तनिकी का भी संबंध है। आप लोगों को पता है कि प्लेट विवर्तनिकी में जो प्लेट है उनके मध्य क्या होती है? एक दूसरे के सापेक्ष गतियाँ होती हैं, जो 3 प्रकार की हो सकती है: अभिसारी गति, अपसारी गति और समानांतर गति। तो जो अभिसारी गति है, उस अभिसारी गति में 2 प्लेटें आपस में क्या होती हैं? टकराती हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इस वजह से भी क्या होता है? भूकंप होता है उत्पन्न। फिर उसके बाद अपसारी में 2 प्लेटें क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। क्यों? एक दूसरे से दूर जाने की वजह से, तनाव मूलक बल लगने की वजह से टूट जाती हैं। तो उन टूटने की वजह से भी क्या हो जाता है? ऊर्जा रिलीज हो जाता है। ऊर्जा रिलीज हो जाता है मतलब कि यहाँ पर भी क्या हो जाता है? भूकंप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा है इतना? अब देखिए समानांतर। तो जो समानांतर बेसिकली जो गतियां हैं उसमें 2 प्लेटें हैं, वो एक दूसरे के क्या है? समानांतर गति कर रही है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ जो ऊर्जा है वो रिलीज होगी, तो कुछ ऊर्जा जब रिलीज होगी यानी कि कंपन उत्पन्न होगा, जो कि भूकंप के पीछे जो भूकंप के पीछे का जो है वो मेन रीज़न हो सकता है। फिर आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि यहाँ पर प्लेटों का छेपड़ हुआ है, ठीक है? मतलब जिस प्लेट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, उस प्लेट का छेपड़ हो जाता है। अब ये प्लेटों का जिसका छेपड़ हो जाता है तो वहाँ पर भी तो कुछ मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, तो ये टूटने से भूकंप उत्पन्न होता है। यहाँ में बेसिकली जो मेन रीज़न है वो ज्वालामुखीयता का है। ज्वालामुखीयता का मेन रीज़न आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इसको इरेज करके एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि फिर आपके मन में डाउट हो सकता है ना। देखिए, ये प्लेट है आपका और ये प्लेट है, ठीक है? मान लीजिए इसकी जो डेंसिटी है इस प्लेट की वो ज़्यादा है, इस प्लेट की डेंसिटी जो है वो क्या है? कम है। अब डेंसिटी ज़्यादा है तो ये भारी है, भारी है तो ये नीचे की ओर बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है। हल्के के नीचे कौन बैठेगा? भारी वाला। तो अब ये यहाँ पर इसका छेपड़ हो गया, तो ये वाला जो ये एरिया था ये टूट गया।
टूट गया तो यहाँ ऑलरेडी क्या हो गया, जगह बन गया, जगह बन गया और पृथ्वी के नीचे ऑलरेडी क्या है, मैग्मा है। तो अब ये मैग्मा जब इसको जगह मिल गया तो ये क्या हो गया, ये मैग्मा बाहर की ओर निकलने का प्रयास कर दिया। ठीक है, जैसे बच्चों को अगर माता पिता पढ़ने के लिए बैठा दे और माता पिता जो है वो मान लीजिए किसी ज़रूरी काम से घर के बाहर चले गए, ठीक है, तो अब बच्चे को लगा कि अभी तो मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, तब तक मैं बाहर से घूम कर आ जाता हूँ। तो बाहर निकलने का जिस प्रकार बच्चा प्रयास करता है इतने प्रेशर के बावजूद, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर मैग्मा का भी मन जो है वो अंदर ही अंदर बोर होता रहता है बैठे बैठे। तो इसको एक छोटा सा छेद मिला और ये मैग्मा जो है उस छोटे से छेद से क्या हो गया, बाहर की ओर चला गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ज्वालामुखी उत्पन्न हो गया। और ज्वालामुखी उत्पन्न होने से आप लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ मात्रा में कंपन जो है वो भूभाग में होगा पृथ्वी के। तो अब ये जो बेसिकली जो कंपन हुआ है वो जो है वो भूकंप के पीछे का एक रीज़न हो सकता है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि भूकंप के लिए मानव जनित क्या क्या कारण हैं, हम लोगों को ये भी देखना है। उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि भूकंप का वितरण किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए परिप्रशांत महासागर पेटी में किस प्रकार से भूकंप आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी में किस प्रकार से भूकंप आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट देखेंगे, भूकंप का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इम्पैक्ट दो प्रकार से हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट। आप लोगों को सुनकर लग रहा होगा कि मैम भूकंप के भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।